Good afternoon, students. Today we are going to discuss affinity chromatography. It was in 1930s that a Swedish biochemist Celius discovered this technique of affinity chromatography. सीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, ए विल्हेम सीलियस, जिसको 1948 में नोबेल प्राइज भी मिला इसी टेक्निक के लिए, जिसने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी डिस्कवर की थी। इसने क्या किया था, इसने एंजाइम्स और प्रोटीन्स की स्टडी में इसको यूज किया था। तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है क्या? अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी is a sample purification technique used primarily for biological molecules such as proteins. क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है, जैसे हम क्रोमेटोग्राफी में हर चीज को प्योरीफाई करते हैं या सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को, उसी तरीके से इसमें भी हम सैंपल जो यूज करते हैं दैट इज प्रोटीन। जहां पे प्रोटीन्स की बात आएगी वहां पे हमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज करनी है। इसमें होता क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स बाय स्पेसिफिक इंटरैक्शंस ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स विद अ कंपोनेंट नोन एज लाइगेंड व्हिच इज इमोबिलाइज्ड ऑन अ सपोर्ट। एक लाइगेंड होता है, उसको हमने एक सपोर्ट के ऊपर फिक्स किया होता है, उसको हिलने नहीं देते हम, वहां पे उसको इमोबिलाइज किया होता है। उसके साथ प्रोटीन की इंटरेक्शन होती है, मतलब एक टाइप ऑफ प्रोटीन एक टाइप ऑफ लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे लॉक एंड की एक हाइपोथेसिस होता है ना कि एक ताला है उसमें एक ही तरह की चाबी लगेगी, उसी तरह से एक तरह के लाइगेंड के साथ एक तरह का ही मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन का वो इंटरेक्ट करेगा और उसके ऊपर लग जाएगा। If a solution of a mixture of proteins is passed over the column, one of the protein binds to the ligand on the basis of specificity and high affinity. मतलब हमने मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स डाल दिया, लेकिन वही कंपोनेंट जो उस लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब उस ताले में जो चाबी लगेगी वही उसके साथ जाके जुड़ेगा, और जो नहीं जुड़ पाएगा वो कॉलम में से पहले निकल जाएगा। Other proteins in the solution wash through the column because they are not able to bind to the ligand. इसके प्रिंसिपल पे, affinity chromatography is one of the most diverse and powerful chromatographic techniques for purification of a specific molecule or a group of molecules from complex mixtures. डाइवर्स है, पावरफुल टेक्निक है। हमने करना क्या है? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स में से क्या करना है? स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अलग करा देना है। कौन सा स्पेसिफिक अलग होगा? जो उसके साथ बाइंड करेगा, जो उसके साथ इंटरेक्शंस शो करेगा। It is based on highly specific biological interactions between two molecules, such as interactions between enzyme, substrate, receptor, ligand, or antigen antibody. Because these interactions, which are typically reversible, are used for purification by placing one of the interacting molecules referred as affinity ligand onto a solid matrix to create a stationary phase, while a target molecule is in the mobile phase. अब इसमें क्या है, एक बात कि ये इंटरेक्शंस जो है वो रिवर्सिबल है, ये जुड़ भी सकते हैं, वापस उतर भी सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन जो है वो खत्म भी कर सकते हैं। अब इनमें से क्या होता है, एक जो हमारे पास इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं हम लाइगेंड। वो क्या करता है, सॉलिड मैट्रिक्स के ऊपर जो है उसके ऊपर जाके लग जाता है, ताकि वो हमारा एक स्टेशनरी फेज बना देता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, ये हमारा लाइगेंड है, ये बीड के ऊपर लगा है, ये हमारा स्टेशनरी फेज हो गया। अब ये डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे सिफारोज लिया हुआ है। जैसे हमने पीछे जेल क्रोमेटोग्राफी में मैट्रिक्स किए थे ना, उस तरह से इसमें भी ये मैट्रिक्स है। इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने,
ये एक तरह का लाइगेंड है, ये लाइगेंड ने इस जगह पे इसकी पॉकेट सी में फिक्स हो जाना है। ये लाइगेंड जब इसके मैट्रिक्स के ऊपर फिक्स हो जाएगा तो ये इसको इमोबिलाइज कर देगा, दिस विल बी कॉल्ड इमोबिलाइज्ड लाइगेंड। ये इमोबिलाइज्ड लाइगेंड आगे क्या करेगा, इसको सैंपल को अपने ऊपर अटैच करवाएगा इस तरीके से। इसकी शेप इस तरह की होगी कि सैंपल जो है इसके ऊपर पूरी तरह से फिक्स हो जाए। सैंपल हमारे पास मिक्सचर ऑफ है कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल ये हो गया आपके पास, यहाँ पे इम्प्योरिटीज हैं और साथ में ये सैंपल है। सैंपल और इमोबिलाइज्ड लाइगेंड आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे और इम्प्योरिटीज अलग रह जाएंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टूटेगा और इस सैंपल में से इमोबिलाइज्ड लाइगेंड अलग हो जाएगा और प्योर सैंपल हमारे पास अलग से आ जाएगा। तो इमोबिलाइज्ड लाइगेंड और मैट्रिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये पता चलता है कि सैंपल ने इनके ऊपर आके जुड़ना है। पहले मैट्रिक्स चाहिए, मैट्रिक्स क्या करेगा, लाइगेंड को अपने सरफेस के ऊपर जो पोर्स हैं उनके ऊपर अटैच करवाएगा और इमोबिलाइज कर देगा, ताकि लाइगेंड जो है वो फ्रीली मूव ना कर सके और उसके ऊपर सैंपल आके अटैच हो सके। देन जो लाइगेंड है उसके ऊपर ये बाइंडिंग साइट है, इसके ऊपर सैंपल ने अटैच होना है और कॉम्प्लेक्स बना देना है। इम्प्योरिटीज अलग रह जाएंगी, सैंपल और इमोबिलाइज्ड लाइगेंड का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स को फर्दर हम क्या करेंगे, आगे सेपरेट करेंगे, सैंपल कॉम्प्लेक्स टूटेगा और प्योर सैंपल हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। So there comes the principle of affinity chromatography. अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में क्या करते हैं कि पहले सैंपल को इंजेक्ट करते हैं इनटू द कॉलम। फिर क्या होगा कि जो सब्सटेंस जिसकी अफिनिटी होगी विद द लाइगेंड वो कॉलम के ऊपर रिटेन हो जाएंगे, वो पास नहीं करेंगे। लेकिन जो सब्सटेंसेस लाइगेंड के साथ अफिनिटी नहीं शो करेंगे, दे विल बी इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम, या वो सबसे पहले कॉलम में से निकल जाएंगे। This is the specificity of affinity chromatography. Specificity affinity chromatography में तीन चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द मैट्रिक्स, सेकंड इज द स्पेसर आर्म, थर्ड इज द लाइगेंड। मैट्रिक्स क्या है, जो हमने पीछे डायग्राम किया है यहाँ पे, दिस इज द मैट्रिक्स, जो एक बेस है जिसके ऊपर लाइगेंड ने लगना है। Matrix is for ligand attachment. Spacer arm used to bind matrix to ligand to matrix. ये हो गई उसकी arm. And third part is the ligand. What is the ligand? It is the molecule that binds reversibly to a specific target molecule. मतलब जिस वो molecule जो आपका मैट्रिक्स के ऊपर स्पेसर आर्म के साथ अटैच हो जाता है और एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ ये रिवर्सिबली बाइंड कर जाता है। जिस पॉइंट पे हमारी इंटरेक्शन होनी है प्रोटीन की या एंजाइम की, दैट इज द लाइगेंड। देन कम्स द क्रोमैटोग्राफिक मीडिया। अब जो हम मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए। मैट्रिक्स जो है आपका बीड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइगेंड का मैट्रिक्स जो है के लिए अलग तरह का मैट्रिक्स होता है। जो मैट्रिक्स है वो लाइगेंड के साथ कोवलेंटली बाउंड होता है और इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मैट्रिक्स के होने चाहिए। फर्स्ट आता है हमारे पास, इट शुड बी इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स एंड बफर्स एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस। मैट्रिक्स ही अगर डिसॉल्व कर जाएगा तो हमारे सेपरेशन तो हो ही नहीं पाएगी। सेकेंड है, इट शुड बी केमिकली एंड मैकेनिकली स्टेबल। देन इट मस्ट बी इजिली कपल्ड टू अ
ligand or spacer arm onto which the ligand can be attached. मतलब जो आपका क्रोमेटोग्राफिक मीडिया है वो आपके ligand के साथ easily attach हो जाना चाहिए. Then fourth point is it must exhibit flow properties and have relatively large surface area for attachment. Surface area ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो आपका सब्सटेंस है वो उसके साथ ऊपर आके अटैच हो जाएगा या इंटरेक्शंस शो करेगा. एंड शुड एग्जिबिट गुड फ्लो प्रॉपर्टीज, मतलब जो आपके सेपरेशन भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स के साथ आपका लाइगेंड जुड़ गया तो उसके बाद वो आगे इंटरेक्शंस होके वहीं पे रुक जाए. फ्लो भी हो, आपका सॉल्वेंट के साथ जो सेपरेशन भी होनी चाहिए. Then comes the immobilized ligand. The ligand can be selected only after the nature of macromolecule is to be isolated is known. मतलब हमें किस तरह का मैक्रोमोलिक्यूल, इसमें हम यूजुअली प्रोटीन्स या डीएनए आरएनए की सेपरेशन करते हैं तो वो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो है. तो किस टाइप का हमने कंपाउंड या सब्सटेंस हमने सेपरेट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने लाइगेंड कौन सा यूज करना है. कुछ नेचुरली अकरिंग लाइगेंड्स हम यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारा बॉडी के अंदर हार्मोन होगा वो ही आपके लिए उसका लाइगेंड का काम कर लेगा. एंटीजन एंटीबॉडी की अगर बात करें तो कई बार हमें एंटीबॉडीज की आइसोलेशन करनी होती है तो एंटीजन जो है वो लाइगेंड का काम कर देता है. फिर एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम के केस में सबस्ट्रेट है वो उसके लाइगेंड का काम कर देता है. क्योंकि होता क्या है कि एक लॉक एंड की वाला सिस्टम है. रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर और हार्मोन के बीच में भी, और एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में भी, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में भी. तो एक ताला और एक चाबी है तो फिर जो ताला उस चाबी के साथ का होगा वही काम करेगा ना. जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, ये लाइगेंड है, ये हमारा मैट्रिक्स था उसके ऊपर ये अटैच्ड है जो बीड बना हुआ है उसके ऊपर. फिर क्या होगा, ओवरलैप बिटवीन टारगेट मॉलिक्यूल्स एंड बीड सरफेस में प्रिवेंट बाइंडिंग बिटवीन द लाइगेंड एंड द टारगेट मॉलिक्यूल. फिर स्पेसर आर्म ensures that the target molecule has full access to the ligand. तो ये स्पेसर आर्म कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताता है. Then comes the matrix. Matrix का काम क्या है? It simply provides a structure to the to increase the surface area to which the molecule can bind. Matrix ने क्या करना है? सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम बनाना है जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा. और मैट्रिक्स को यूज करने से पहले उसको लाइगेंड के साथ एक्टिवेट करना जरूरी है. बट इतना नहीं उसको छेड़खानी करनी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए. अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो फिर उसके ऊपर जो लाइगेंड ने अटैच होना है वो भी नहीं हो पाएगा, तो वो टारगेट मॉलिक्यूल पे भी इम्पैक्ट आएगा. फिर मैट्रिक्स के बारे में बात करें, मैट्रिक्स के ऊपर हमारे पास कई तरह के फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं. जैसे अमाइनो हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया, कार्बोनाइल हो गया, थायो ग्रुप हो गया, जो लाइगेंड बाइंडिंग साइट का काम करते हैं. मैट्रिक्स बना किसका होता है? हमारे पास एग्रोस का, डेक्स्ट्रन का, पॉलीएक्रिलामाइड का, ट्रिसैकराइल का, कई तरह के कंपाउंड्स का, पॉलीसैकराइड्स का बना होता है. देन मैट्रिक्स जो है हमारा, कई बार उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं. तो मैट्रिक्स इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि जब हम डिकंटामिनेशन करें, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी है उसको निकालें तो मैट्रिक्स भी निकल जाए. तो इट शुड विदस्टैंड द डिकंटामिनेशन प्रोसेस. देन कम्स द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. कई तरह के मैट्रिक्स हैं, जैसे सेल्यूलोज का बना होता है, पॉलीएक्रिलामाइड का बना होता है, एग्रोस का बना होता है, ट्रिस एक्राइल का बना होता है. सेल्यूलोज वाला यूज करते हैं डीएनए फिनिटी क्रोमेटोग्राफी में. पॉलीएक्रिलामाइड हमने पहले भी पढ़ा है.
ये जो है हम इसको यूज करते हैं, इट एग्जिस्ट इन जेल और बीड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर एक ट्रिसैकराइल है, इसमें क्या होता है कि हायर सेपरेशन एबिलिटी है इसकी, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, साइज जो इसका पार्टिकल साइज है 40 to 80 माइक्रोमीटर्स है, इसको डेरिवेटाइज भी कर सकते हैं और कमर्शियली इसको सेफ्रॉन बीड्स की फॉर्म में बेचा जाता है। फिर हमारे पास आते हैं लाइगेंड्स। लाइगेंड्स दो तरह के हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और ग्रुप लाइगेंड्स भी हो सकते हैं, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब लाइगेंड की बात करें तो लाइगेंड क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। हर एक तरह के सब्सटेंस के लिए अलग तरह का लाइगेंड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी आए और उसके साथ वो बाइंड कर जाए। और लाइगेंड जो है कॉम्प्लेक्स जब बना देता है तो वो अपने आप ही वो नीचे आ जाना चाहिए, मतलब कॉलम में से नीचे मूव करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो वहीं पे फंस के ही उसको फंसा के ही रख ले मॉलिक्यूल को। कई बार क्या होता है कि कंपाउंड्स जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते, लाइगेंड के साथ अटैच हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स बना के वहीं बैठे रह जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा पीएच की चेंजेस करनी पड़ती हैं, कुछ बफर्स यूज करके उनको सेपरेट करना पड़ता है कॉलम में से। फिर ये वही सेम एग्जांपल्स आ गई एंटीजन एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी एंटीजन की, सबस्ट्रेट एंजाइम की, डीएनए हिस्टोन की, हार्मोन प्रोटीन रिसेप्टर की, जो एक दूसरे के लिए लाइगेंड का काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने हिस्ट्री पढ़ी एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी की, उसका प्रिंसिपल किया, स्पेसिफिसिटी देखी, फिर मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी क्या टाइप्स हैं, लाइगेंड्स क्या फंक्शन है उनका और उनकी एग्जांपल्स करी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी अटैचमेंट ऑफ मैट्रिक्स टू लाइगेंड, कॉलम्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं इन अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, एंड प्रोसीजर ऑफ अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, किस तरीके से अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी की जाती है। साथ में हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।